हमने कहा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीभ हो गई टंग, समझते हैं ना, जीभ किसे कहते हैं? बड़ी खतरनाक पेशी है, एक हड्डी नहीं होती लेकिन सारी हड्डियां तुड़वाने की क्षमता रखती है। कहीं लड़ाई हो जाए बस जवान जोरी किए जाओ धेगों से पूरे की पूरी हड्डी तुड़वा देगी। समझ में आई? आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए हम वर्णमाला का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। हमने ये जाना था कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। हमने व्यंजन का उच्चारण स्थान भी पढ़ लिया था। लास्ट वीडियो हमने यहां पे छोड़ी थी। पैवर्ग हमारा ओठ से बोला जाता है। मैंने आपको इन्हें याद करने का तरीका भी बताया था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्गीय व्यंजनों के बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में मिला जुला प्रयोग करते हैं हम। किस चीज का मिला जुला? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ, ये जो उच्चारण स्थान है इन सबका मिला जुला प्रयोग करते हैं। अंतस्थ, अंत का मतलब होता है अंदर का, तो अंतस्थ इन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन हमारा एक होता है या, एक होता रा, एक होता ला और एक होता वा। देखिए ये वाला जो वा है, अगर हम इसकी बात करेंगे, एक बै होता है हमारा ये पै वर्ग का और एक होता वा ये। इनके उच्चारण में थोड़ा सा फर्क है। ये केवल और केवल जब बोला जाता है जब हम पूरे होठों को मिला देते हैं। जैसे बकरी दाना खाती है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बकरी। यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वकरी। ये बकरी है, ये वकरी है। जैसे आपने सुना होगा वक माने बगला, और वक कहते बक, जल्दी से बक, जो कुछ भी बोलना है। तो इनके उच्चारण में इतना सा फर्क होगा, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, इन चारों को अर्धस्वर मानते थे, लेकिन समय के साथ साथ केवल यह और वह ही अर्धस्वर बचे हैं। ल और रे का अर्धस्वर का दर्जा खत्म कर दिया गया है। आप किसी बुक में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको ये चारों अर्धस्वर मिले लिखे हुए, लेकिन ये याद रखिएगा वर्तमान समय में यह और वह ही अर्धस्वर है। अर्धस्वर का मतलब ये है जब ये किसी शब्द के बीच में आते हैं तो इनका उच्चारण स्वर की भांति होता है। जैसे आप यदि अगला चैप्टर हमारा संधि का ही है, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो यण संधि जो कि एक स्वर संधि है, उसमें हम ई को य में बदल देते हैं और उ को बै में बदल देते हैं। जब स्वर संधि है तो स्वर का स्वर से मेल होना चाहिए, तो फिर व्यंजन का क्या काम? तो क्योंकि ये अर्धस्वर की भांति प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए स्वर संधि में भी इनका प्रयोग करते हैं। ये बात मैं आपको वहां भी बताऊंगा, समझ यहां पर लीजिए। तो आपको याद रखना ये और वह जो है वो अर्धस्वर है। ऐसी यदि हम ऊष्म या संघर्षी की बात करें, ऊष्म या संघर्षी वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई निकलती है, जिससे घर्षण पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। इसके कारण हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जहां फ्रिक्शन होगा, सिंपल सी बात है, जहां घर्षण होगा वहां पे ऊष्मा पैदा होगी। ठीक है, इतनी हीट नहीं होती कि मुंह में छाले पड़ जाएं, लेकिन थोड़े शार्प उच्चारण होता है इनका। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? सा और हा। देखिए आजकल जो फैशन में ये है कि इनका उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है कि ये बताइए स का, इस वाले का उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका क्या है। मैं आपको बताता हूं। देखिए ये वाला जो सा है, ये वाला जो स होता है, ये बोला जाता है तालु से। इसे हम तालव्य कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। याद कैसे रखेंगे? हमारे पास ये जीभ है मुंह के अंदर। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर आप अपनी जीभ को मोड़ना शुरू करते हैं पीछे की तरफ, तो उसे मैक्सिमम कितना लेकर जाएंगे? तो अगर आप मोड़े तो दांतों से लगा सकते हैं, दांतों से पीछे मूर्धा से लगा सकते हैं, उससे पीछे जीभ को मोड़ के मैक्सिमम तालु तक लगा सकते हैं। जब आप जीभ को तालु तक लेके जाएंगे तो आपकी जीभ ऐसी हो जाएगी, यहां तक तालु हो गया, इसके पीछे गला शुरू हो जाएगा। ऐसे तो नहीं है ना कि जी जीभ मोड़ के गले में घुसा लेंगे? कोई है ऐसे? अगर हो तो भाई साहब बिल्कुल कमेंट करिए। तो जब आप जीभ को अपने तालु तक लेके जाएंगे मैक्सिमम, तो वो ऐसी हो जाएगी। और इसे ही अगर हम ऐसे खींच दें तो इससे बन गया स। तो ये जो सिंबल बना है स का, ये दिखाता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है जी? तालव्य है। ठीक है, इसका देखेंगे से क्या होता है जी? से होता है हमारे पास सांप। से क्या हो गया जी? सांप। से सपेरा भी होता है, लेकिन याद करने के लिए सांप याद रख लीजिए।
और ये बताइए मुझे, सांप किससे काटता है? दांतों से। सांप किससे काटता है? कि दांतों से काटता है। तो जाहिर सी बात है इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास दंतीय। तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ दांत पर लगनी चाहिए, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ तालू पर लगनी चाहिए। और इन दोनों के बीच में एक सह और आता है जिसे हम पेट चिरा सह, षटकोण वाला सह बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है मूर्धा, यानी कि दांत के और तालू के बीच में। तो आपको कैसे याद रखना है? सह से सांप, सांप काटता है दांत से। सह से शेर, या फिर ऐसे याद रख लीजिएगा जो मैंने आपको तालू वाला तरीका दिखाया, या फिर ऐसे याद रखें कि जब शेर सामने आता है तो सब कुछ भाई साहब क्या हो जाता है? गोल गोल हो जाता है, दिमाग जो है वो चकरा जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें। तो इस तरीके से याद रख लीजिए। और ये वाला जो सह है इसे आप इन दोनों के बीच में डाल लीजिएगा, ये हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, दांत, मूर्धा, तालु और कंठ ये उच्चारण स्थान है हमारे। आप जीभ को दांतों से टच करा सकते हैं, दांतों से जस्ट पीछे मूर्धा पर टच करा सकते हैं, तालु पर करा सकते हैं, गले में नहीं घुसा सकते हैं, जीभ को तो नहीं घुसा सकते। ठीक है, तो इस आधार पर ना याद कर लीजिएगा। जब ये दंतीय हो गया, ये तालव्य हो गया, तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला मूर्धन्य बचेगा। ठीक है, अब होता क्या है, जितने भी हिंदी बोलने वाले हमारे पास लोग हैं, मैं भी उनमें से इंक्लूड हूं, तो होता क्या है, ये देवनागरी लिपि की कमियों में से भी पूछा आता है। और होता क्या है कि हम लोग इन दोनों के उच्चारण की जगह भी इसका ही उच्चारण करते हैं, और ये अशुद्धि में गिना जाता है और देवनागरी लिपि की कमियों में भी है, लेकिन इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये ऐसे का ऐसे ही चलेगा। मैं भी कभी कभी क्या करता हूं, इन दोनों की जगह यही बोलता हूं। आप में से बहुत सारे लोग भी यही बोलते होंगे। जैसे शेर है, लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे शेर। तो शेर जब आप बोल रहे हैं तो जीभ लग रही है दांत पे, शेर बोल रहे हैं तो जीभ जा रही है तालू पे। जिन लोगों ने उर्दू पढ़ रखी होगी उनके उच्चारण इन तीनों के शार्प होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, इन्हें कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? एक तो हमारा कक्षा वाला सहजी से बोल देते हैं, एक त्रा होता है, त्रा से त्रिशूल वाला, एक जय ज्ञानी वाले होते हैं, और एक श्रेय से श्रमिक वाले होते हैं। तो याद कैसे करें? इनका उच्चारण स्थान भी हमें याद करना है। देखिए, यदि हम बात करें इसकी, तो इसे याद रखने के लिए किस किस चीज से मिला है? ये मिला है का और सा से मिलके। आपको याद कैसे करना है? इसे याद रखने के लिए आप याद रखिएगा कक्षा, कक्षा शब्द याद रख लीजिएगा। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूं। जब आपने बोला कि मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूं, तो मुझे यह बताइए कि आपने बोला जो है वो एक क्या बोला है? हमने बोला है एक का, लेकिन भाई साहब मुंह से कितना निकल रहा है? मुंह से निकल रहा है 2 का। कैसे? एक तो आपने देखा होगा कक्षा, कक्षा, का एक ये है और एक कक्षा यहां पर नजर आता है, तो का और सा से मिलकर बना है। त्रा की बात करेंगे, त्रा की और श्रा की, तो त्रा मिलकर बना है ता प्लस रा से, वहीं पे श्रा मिलकर बना है सा प्लस रा से। ठीक है जी, याद कैसे करेंगे? आप ऐसे याद रखिए कि आपने बहुत ज्यादा पी ली है, एक नशेड़ी है, उसने खूब ज्यादा दारू पी रखी है, वो क्या कहेगा? मेरा त्रिशूल दे दो। त्री कहने के लिए जोर लगाना पड़ता है, जबकि अगर आप इसका उच्चारण आसानी से करेंगे तो वो दारू पीने वाला कहेगा मेरा त्रिशूल उठा दो। हाँ कि नहीं? बोल के देखें, फील करें अपने अंदर शराबी की आत्मा। उसके बाद यदि आप श्रेय देखेंगे तो कोई कहेगा सिंगारदानी, सुना होगा सिंगारदानी छोटी, गाना सुना ही होगा। तो अगर सिंगार की बात करेंगे तो जब आप इनका उच्चारण स्लो स्लो करेंगे तो आप देख पाएंगे त्रा में ता और रा त्रिशूल बोलते हैं कई बार, ऐसी श्रा में सिरमिक, सिंगार, जो ये शब्द बने हैं वो इसी के कारण बने हैं। अब आता है भैया हमारे पास ज्ञ ज्ञानी। ज्ञ ज्ञानी की अगर हम बात करें तो ये कायदे में हम ज्ञ बोलते हैं, लेकिन ये जा और इया से मिलकर बना है। इसका जो उच्चारण होता है ये इया होता है। इया आप समझ ही गए होंगे। यदि आपने मिर्जापुर का पहला वाला सीजन देखा होगा तो उसमें चा छा जा झा बाद में नहीं सुना पाता, उसकी उसे मार देता है वो कहता इया क्या बना है, तो इसका जो सही उच्चारण है वो जिया है। ठीक है, हम ज्ञ बोलते हैं, है जिया। अब समझिए कैसे कैसे बना। आप इसे कैसे याद रखेंगे? तुक नहीं बनती है। इसे याद करने का एक आसान तरीका यह है कि एक बंदर था। बंदर कलवा की दादी को बड़ा परेशान कर रहा था। कलवा साहब परिचित हो चुके होंगे प्रेमचंद की रचनाओं में। अब वो कभी उत्पात मचाता, कभी कुछ करता, तो दादी ने पता क्या सोचा? दादी ने सोचा इसे सबक सिखाती हूं। दादी ने रसोई में मिल्क शेक बनाकर रख दिया
और बंदर को भाई जब डेट पे जाना था बंदरिया के साथ, तो सोचा क्यों ना मिल्क शेक ही लेता चलो, पीता भी चलूंगा। तो बंदर रसोई में बैठ के भाई साहब मिल्क शेक का मजा ले रहा था। मतलब मजा क्या ले रहा था, आधा बंदर था बाहर और आधा बंदर था अंदर, मतलब पूंछ पूंछ बाहर लटक रही है, बंदर अंदर बैठा है। दादी ने सोचा इसे सबक सिखाती हूँ। दादी आई चिमटा लेके, और चिमटा लेके बंदर की पूंछ में खंबे से गांठ लगा दी। ठीक है, तो बंदर को क्या मिल गया, ज्ञान मिल गया कि भाई दादी से पंगा नहीं लेना है। समझ गए? तो जो ज्ञान है वो ऐसे बना है। अब देखिएगा इससे सवाल कैसे बनते हैं। इनसे प्रश्न सबसे पहले तो ये बनता है, त्रा किन वर्णों से मिलकर या वर्णों से बना है, सीधा कर लेते हैं। हमसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है, बहुत बार आया है, या फिर पूछते हैं हिंदी वर्णमाला में क्षाह का क्रम किसके बाद आता है, का क्रम किसके बाद आता है, एक हमसे पूछा जाता है। ठीक है जी, तो इन दोनों का आंसर देखिएगा आप। आपको एक बात ध्यान रखनी है, बातें देखने में छोटी लगेंगी लेकिन एग्जाम टाइम में जाकर बड़ी हो जाती है। एक ऑप्शन मिलेगा आपको ता प्लस रा का, एक ऑप्शन मिलेगा आपको ता प्लस रा का, एक ऑप्शन मिलेगा आपको ता प्लस रा का, और एक ऑप्शन मिलेगा हमसे। देखिए, यदि हमें जवाब देना हो तो आपको पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि जितने भी ये वर्ण हैं संयुक्त वर्ण, इनमें पहला वाला व्यंजन है जिसके पास स्वर नहीं है, मतलब पहला वाला आधा है। तो जिस ऑप्शन में दूसरे वाले ऑप्शन में हलंत लग रहा होगा उसे हमें तुरंत हटा देना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जिसमें दूसरे वाले में लग रहा होगा तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। हमें एग्जाम टाइम में देखने में ये बात छोटी है, लेकिन आप लोगों ने जिन्होंने ये प्रश्न पहले बनाया होगा तो आपने अक्सर ए और बी में ही गलती करी होगी। होता ये वाला है, आपने ये लगा दिया होगा। एग्जाम टाइम में हमारा दिमाग बहुत अलग तरीके से काम करता है, दुनिया भर का प्रेशर होता है, बहुत सारे हार्मोन निकल रहे होते हैं, तो हम आती आती चीज को भी गलत कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहला वाला जो है वो आधा है हमेशा, तो दूसरे वाले को कैंसिल कर देंगे। इसमें जब देखेंगे त्रा हमारा ता और रा से मिलकर बना है तो दूसरा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ये इसलिए सही नहीं है क्यों, क्योंकि इन्होंने रा में से अलग कर दिया। ठीक है, तो बी जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहले वाला आधा है। अब देख वर्णमाला की जगह अगर हम यहां पे शब्दकोश करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, यहां पे शब्दकोश कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या याद रखना, जब भी शब्दकोश का क्रम पूछे तो जो 6 है ये आएगा कै के बाद, अपने पहले वाले वर्ण के बाद आएगा। त्रय जो है वो आएगा ता के बाद, स्रा जो है वो आएगा सा के बाद, और ज्ञा जो है वो आएगा जय के बाद। हमसे सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया, क्यों? क्योंकि हमें यह ध्यान रखता रहता है कि यार का के बाद तो खा आता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब हम इसे खत्म कर देंगे तो क्षा जो है वो का और सा से मिलकर बना है। अगर आप अपने वर्तमान कीबोर्ड में आधा का के बाद सा टाइप कर देंगे तो आप देखेंगे यही बन जाएगा। ठीक है, तो वर्णमाला का या शब्दकोश का क्रम ये होता है, किस किस से मिलकर बना है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी बात हो गई थी पूरी। अब देखते हैं और क्या क्या बचा है। देखें, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। हमारे पास एक वर्ण था डैश डमरू, डमरू के नीचे हमने नुक्ता बना दिया तो बन गया ड़ा, और ढा इसके नीचे नुक्ता लगा दिया तो बन गया ड़ा। अब दोनों के उच्चारण में क्या अंतर है? बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग इसे और इसे एक ही समझ लेते हैं। जिन लोगों को ये बनाने की आदत हो जाती है वो हर जगह यही बनाते हैं, जरूरत न हो तब भी बीच में नीचे नुक्ता लगाते हैं। जिन्हें ये बनाने की आदत होती है वो हर जगह यही बनाते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग है, समझ लीजिएगा। इसका प्रयोग हम शुरू में नहीं कर सकते हैं, या तो बीच में होगा या लास्ट में होगा। जैसे इससे एक शब्द बनी है सड़क, और यदि मैं इसे लिख दूंगा ऐसे ही तो ये हो जाएगा सड़क, और यदि मैं इसे लिख दूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास संक। ठीक है, अब ये जो है एक का वर्ग का पांचवा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं गंगा लिख रहा हूं, गंगा, तो गंगा में गा और गा के बीच की जो आवाज है वो ये है। ऐसी डमरू, डमरू में जो डा है वो ये है, और यदि मैं इसे लिख दूंगा ऐसे तो ये हो जाएगा डमरू। पहली बात तो ये शुरू में आता नहीं है, बीच में ही मिलेगा। ये सड़क है, ये सड़क हो जाएगा। ये डमरू है, ये डमरू हो जाएगा अगर लिख देंगे तो।
ये सड़क, संक और सड़क, आप इनके उच्चारण में अंतर देख पा रहे होंगे, तीनों का उच्चारण अलग अलग होता है। ठीक है, तो यदि आपके अंदर आदत है ये बनाने की हर जगह, तो अवॉइड करिएगा, देखिएगा कि ध्वनि किस चीज की निकल रही है। संकर में सा और का के बीच की जो आवाज है वो ये वाली आवाज है, संकर के बीच में। ठीक है, संगम में अंग की जो आवाज आ रही है सा और गा के बीच में, वो ये वाली आवाज है। ठीक है, ये सड़क है, सड़क, तड़प, तड़प ही ऐसी है, क्या कहें, रहा ही नहीं जाता, सुना होगा आपने। तो अड़ा जो है वो ये है, ये ड़ा। ठीक है, अब होता क्या है आप समझ गए होंगे अच्छे से। ड़ा और ला को उच्छिप्त भी कहते हैं और ताड़नजात भी कहते हैं। होता क्या है, जीभ की नोक ऊपर उठेगी और तेजी से नीचे गिरती है, जब जाके हम इनका उच्चारण कर पाते हैं। जैसे सड़क, सड़क में आप देखेंगे तो जीभ की नोक तेजी से नीचे टकराएगी। ऐसी पढ़ाई, तो पढ़ाई में आप देख पा रहे होंगे जीभ की नोक नीचे तेजी से टकरा रही होगी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त भी कहते हैं, इन्हें ताड़नजात भी कहते हैं। तो ये हमारे हो गए। अब यदि लय की बात करें तो लय को हमारा पार्श्विक भी कहते हैं। ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इंपोर्टेंट में मैं आपको इसे कहूंगा, आप जरूर याद रखिएगा। पार्श्व माने होता है किनारा। किनारे का मतलब इनके उच्चारण में हवा जीभ के किनारों से निकल जाती है। किसके उच्चारण में? ला के उच्चारण में। तो ऐसे याद रखिएगा, लड़की थी किनारे से निकल गई, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ला हो गया पार्श्विक। यह और वा को अर्धस्वर कहते हैं, इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। रा जो है रा, रा से रायता। जब आप रा का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जीभ लगातार कंपन कर रही है, लुढ़क रही है। तो इसलिए रा को प्रकंपित भी कहते हैं, रा को लुंठित भी कहते हैं और रा को कंपन जात भी कहते हैं, जो कंपन से पैदा होता हो। ठीक है की अगर बात करेंगे तो है, अगर आप बोलेंगे तो है। बाबा रामदेव का कभी सिंहासन देखा हो, शेर की तरह आवाज निकालना होता तो है की आवाज ही निकालते हैं। तो ये पूरे का पूरा गले से होकर निकलता है, इसलिए इसे स्वरयंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं, यह का उच्चारण स्थान वही रहेगा जो ई का उच्चारण स्थान होगा। क्यों? क्योंकि ई की जगह यह हो जाता है यण संधि में। जब हम यह का उच्चारण करते हैं तो पहले जीव ई के उच्चारण करने के लिए तंती है, उसके बाद हमारे मुंह से यह निकलता है। तो यह का उच्चारण स्थान वही होगा जो ई का होगा, तो तालव्य। अब ये जो वा है, वा एक होता बा, बा से बकरी, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले उच्चारण बताया था। तो जो वा है, इसके उच्चारण में हमें दांत और होठ दोनों का सहारा लेना पड़ता है। मतलब होठों को गोल करके उसे दांतों पे फिसलाना होता है, उसके बाद वा निकलता है। ये वाला जो वा होता है ये होता है अंग्रेजी में वी, और ये वाला जो वा होता है ये होता है अंग्रेजी में बी। दोनों में अंतर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, रा और ला को जो कहते हैं, रा और ला जो होते हैं, इन्हें बतरस्वीय दंतमूल भी कहते हैं। यानी कि इनके उच्चारण में जीभ जो है वो हमारे मसूड़ों को टच करेगी। कहीं कहीं ऑप्शन में यदि बतरस्वीय या दंतमूल ना हो तो आप मूर्धन्य भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दांतों के बाद जो उच्चारण स्थान माना गया है वो मूर्धा माना गया है। ठीक है, जब आप अपनी जीभ को कभी पीछे लेकर जाएं, मेरी बात सुनते सुनते दांत के जस्ट थोड़ा सा पीछे, तो आप देखेंगे थोड़ा सा मजबूत सा नजर आएगा, मधुमक्खी की छत्ते जैसी आकृति बनी हुई है, वो हमारी मूर्धा है। तो इनके उच्चारण में क्या होता है, जो दांत, जो जीभ है वो दांत के जस्ट पीछे जाती है, और ऑप्शन में अगर बतरस्य ना हो तो कहीं कहीं इन्हें मूर्धन्य भी मान लिया जाता है जब हमारी जीभ ज्यादा पीछे जाती है। जैसे आप बोलेंगे रायता, तो रायते में आप रा का उच्चारण जब करेंगे तो वो मूर्धन्य होगा, क्योंकि रा को आप पीछे से लेकर आएंगे, मतलब कहां से? मूर्धा से। जब आप अगर इसे बोलें फॉर एग्जाम्पल जैसे कायर, तो कायर जब बोलेंगे तो जीभ हमारी आगे लग जाएगी, तब ये दंतमूल होगा। तो इनका दोनों में आता ऑप्शन में, अगर बतरस्य या मूर्धन्य हो तो पहले बतरस्य लगा दीजिए, और ऑप्शन में बतरस्य ना हो तो ये मूर्धन्य होते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है उच्चारण के आधार पर? देखिए, हम समझ चुके थे स्वर वे हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं। तो यदि हम इनमें देखते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे? देखिए, ए और आ, जब आ की आवाज निकालेंगे तो आप देखते हैं मुंह पूरा खुला रहेगा और सीधी आवाज गले से आएगी, ना तो जीभ उसमें हिलेगी ना होठ हिलेंगे, सीधा गले से आवाज आएगी। तो आ और आ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा जी हमारा क्या? कंठ है।
ठीक है। उसके बाद हम बात आती है कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दांत, दांत के बाद होठ। यदि हम अंदर से बाहर आएंगे तो उच्चारण स्थान का क्रम यही रहेगा। तो आपको क्या करना है, कंठ के बाद क्या था, तालु, तो हमें क्या करना, शुरू में आ, ई, उ और री, इन्हें आपको देखना है। तो कंठ के बाद जो ई आएगा सीधा सीधा तालु में आएगा। ई अगर आप बोलेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपकी जीभ पीछे की तरफ जस्ट तालु के नीचे सिमट जा रही है, ई, तो इसलिए इन्हें कहते हैं तालव्य। ऋषि जो है इसका उच्चारण स्थान री होता है, तो जो रा का उच्चारण होगा वही ऋषि का होगा। तो रा का उच्चारण हमने पढ़ा है मूर्धन्य है, लेकिन अगर आप ऋषि की उच्चारण की बात करेंगे तो री का उच्चारण स्थान भी यही होगा जो री का रे का होगा, तो इसलिए ये भी मूर्धन्य है। कोई भी स्वर दंत्य नहीं होता। आप आ से लेकर ऋषि तक कुछ भी बोल के देख लीजिएगा, आपकी जीभ एक बार भी दांत को टच नहीं करेगी, तो इसलिए दंत्य स्वर होता ही नहीं है, याद रखने वाली बात है। ओष्ठ की बात करेंगे, आप ऊ बोलेंगे, ऊ आपके होठ गोल हो जा रहे होंगे, तो ये ऊ जो है वो ओष्ठ्य है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कंठ तालव्य की, देखिए ए जो होता है वो आ और ई से मिलकर बना होता है। जब आप पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, तो आ और ई से मिलकर ए बनता है। अगर आप संध्या पढ़ेंगे या आपने पढ़ी होगी, नहीं तो मेरे साथ पढ़ ही लेंगे, तो ये जानिएगा कि ए का उच्चारण जो होता है वो आ और ई से मिलकर बना होता है। तो जब इससे मिलकर बना होता है तो जो उच्चारण स्थान आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का क्या है, तालु, तो दोनों को मिला देंगे तो बनेगा कंठ तालव्य। तो ए और आई का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा कंठ तालव्य, यानी कि कंठ और तालु दोनों के सहारे ये बोले जाएंगे। अब अगर हम इसकी बात करें कंठोष्ठ्य की, तो कंठोष्ठ्य अगर आप देखेंगे तो ओ की अगर हम बात करते हैं, ओ जो मिलकर बना होता है, ओ मिलकर बना होता आ प्लस ऊ से, आ प्लस ऊ से मिलकर ओ बनेगा। आप गुण संधि अगर आपको याद आ रही तो आपने पढ़ा भी होगा। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तो आ प्लस ऊ से मिलकर बनना ओ, तो भैया ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा कंठोष्ठ। तो ओ और आओ दोनों कंठोष्ठ होते हैं, यानी कि गले और होठ का इस्तेमाल इनसे करेंगे। अब हमने देखा कि इनके उच्चारण में भी दो जगह संयुक्त हो रही हैं और इनके उच्चारण में भी दो जगह संयुक्त हो रही हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं हम संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4, ए, आए और आओ, ये चारों के चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, तो आपको ध्यान रखना है चारों हैं। क्यों है, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान में हम दो उच्चारण स्थानों को एक साथ संयुक्त करके बोल रहे हैं, ठीक है। अब उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर कुल कितने प्रकार के स्वर होते हैं जी, 6 प्रकार के। याद ये रखना है कि दंत्य स्वर नहीं होता है, कोई भी स्वर दंत्य नहीं होता है, ठीक है। ये वाली बात आपको ध्यान आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। अब आता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर उन्हें कह देते हैं जिन्हें हम छोटा समझ लेते हैं, लेकिन ये वाली बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि छोटा ए और छोटा ओ ये अभी हमने देखा 2 से मिलकर बने हैं, तो देखने में छोटे हैं लेकिन है नहीं, तो छोटा बड़ा करके याद मत करिएगा, सीधा सीधा याद रखते हैं। हमारे पास 4 ही ह्रस्व स्वर हैं, आ, ई, उ और री। अब कैसे याद रखेंगे, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कह देते हैं, इन्हें हम मृदु स्वर भी कह देते हैं, मृदु स्वर, इन्हें हम कोमल स्वर भी कह देते हैं, और इन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी कह देते हैं। इसका मतलब यह है कि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगेगा, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, केवल एक मात्रा का टाइम लगेगा, इसलिए हमारे पास एक मात्रिक स्वर है 4। दीर्घ स्वर, कठोर स्वर, द्विमात्रिक स्वर, इन्हें छोड़ के जितने भी बचे हैं आ, ई, उ, ए, ओ, आओ, ये हमारे द्विमात्रिक स्वर कहलाएंगे। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगेगा। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। देखिए आपने कहीं कहीं लिखा हुआ देखा होगा, जैसे ओम को ऐसा लिख देते हैं, ओम, ठीक है, आपने लिखा हुआ देखा होगा। ओम का मतलब क्या होता है, यहां पे 3 जो बनाया है, इसका मतलब है ओ का उच्चारण 2 मात्रा तक नहीं करना है, 3 तक करना है।
अब हिंदी में या तो एक मात्रा लगाएंगे या दो, तीन मात्रा का कोई प्रावधान नहीं है, तो उसे दिखाने के लिए 3 का अंक बना दिया जाता है हिंदी वाला। अब ये ओम नहीं है, ये है ओम, यानी कि ओ को 3 मात्रा तक खींचेंगे। ऐसे ही आपने बचपन में कॉमिक बुक पढ़ी होगी कभी, तो आपने देखा होगा ढिसुम, तो ढिसुम जो लिखता है वो माँ के बाद ऐसा करके बना देता है। चाचा चौधरी वाली सुनी होगी, ठुस, सुना होगा आपने, ठुस के बाद ऐसा करके बना देते हैं। तो जो कॉमिक बुक में जो एस बनाया जाता है, इसका मतलब है हमें आवाज को खींचना है। जैसे ठुस ऐसा कहेंगे तो ठुस को आप ठुस ही लिख पाएंगे, लेकिन दिखाएंगे कैसे, जो है इसे कैसे दिखाएंगे, तो इसे दिखाने के लिए ये बना दिया जाता है। तो नाटकों के संवाद में इसका उच्चारण करते हैं, जैसे राम सीते ऐसा करके जो उच्चारण किए जाते हैं उनमें इनका उच्चारण होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इनका प्रयोग नहीं करते। जिसके बाद में लगा देते हैं उसका मतलब है पहले वाले को 3 मात्रा तक खींचेंगे। आपको जो ये वाला है, ये आपको एक तो मिलेगा विसर्ग संधि में, केवल विसर्ग संधि के नियम में ये बनता है एक में, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी जब आपको डायलॉग लिखना हो, कॉमिक बुक लिखनी हो, तो उनके जो बात होती है आपस में, उसे दर्शाने के लिए लिखा जाता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। देखिए, ओठों की स्थिति के आधार पर होते हैं स्वर 2 प्रकार के। ओठ मतलब हमारे होठ, कौन कौन से होते हैं? एक होता है व्रतमुखी, एक होता है व्रतमुखी। किसी भी चीज को याद करने की बजाय उसका टाइटल समझ लीजिए। व्रतमुखी का मतलब जिनके उच्चारण में मुख हो जाए व्रत जैसा, व्रत का मतलब होता है गोल, तो उन्हें कहेंगे व्रतमुखी। तो व्रतमुखी आप देखेंगे इनके उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाते हैं, जैसे ऊ करेंगे तो होठ गोल ही हो जाएंगे। अब क्योंकि ओ के अंदर आ प्लस ऊ छुपा हुआ है, तो इसलिए ये भी जो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा जी, व्रतमुखी। इसके अंदर जो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आ प्लस ओ छुपा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, ये जो बनेंगे ये बन जाएंगे हमारे पास व्रतमुखी। अब ऊ याद कर लिया हमने, बाकी जितने बच्चे सारे के सारे व्रतमुखी है। ऊ याद कर लिया, सिंपल सी बात है, होठ गोल हो रहे हैं, और औ के अंदर ऊ छुपा हुआ है। बाकी जितने बचे, कौन कौन से बचे जी? आ बचे, आ, ई, ए, आए, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी? ये सारे के सारे हो जाएंगे अव्रतमुखी। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने कहा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीभ हो गई टंग, समझते हैं ना, जीभ किसे कहते हैं? बड़ी खतरनाक पेशी है, एक हड्डी नहीं होती लेकिन सारी हड्डियां तोड़वाने की क्षमता रखती है। कहीं लड़ाई हो जाए, बस जवान जोरी किए जाओ, धेगू से पूरे की पूरी हड्डी तोड़वा देगी। समझ में आई? तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से हैं? अग्रस्वर। अग्रस्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग मूव करे। हमारी जीभ का केवल जो नोक है वही मूवेबल है, वही हिल डुल सकती है। बाकी ना तो बीच वाला हिस्सा हिल सकता है, ना सबसे पीछे वाला हिस्सा हिल सकता है, केवल अगला वाला हिस्सा गतिशील है। तो आप इन्हें पहचान पाएंगे जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग प्रयोग होता है, उन्हें कहते हैं अग्रस्वर। जैसे ई को अग्रस्वर कहते हैं। क्यों? जब इनका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे जीभ तालू के नीचे पीछे को धस गई, ई आप देखेंगे जीभ की नोक धस गई है। कोई आपकी जीभ की नोक पकड़ ले तो ई कर पाएंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ए के अंदर भी ये आ प्लस ई से मिलकर बना है, तो ये भी भैया जो ई के साथ होगा वो इनके साथ होगा, तो ये भी दोनों के दोनों क्या हो गए जी? अग्रस्वर हो गए। ई याद रख लेंगे, और ए और ए क्योंकि इनके अंदर ई छुपा हुआ है इसलिए ये भी अग्रस्वर हो गए। मध्य स्वर जो है बेचारा हमारा एक ही है, आ, बाकी जितने बचे पश्च स्वर बचे। तो आपको क्या याद रखना है? आपको अग्रस्वर और मध्य स्वर याद रख लेने हैं। ई अग्रस्वर हो गया, आ मध्य स्वर हो गया, बाकी जितने बचे सारे के सारे पश्च स्वर हैं। इनके उच्चारण में जीभ के पिछले हिस्से की पेशियों पर दबाव पड़ता है, इनके उच्चारण में जीभ की बीच वाली पेशियों पर दबाव पड़ता है, और इनके उच्चारण में अग्रस्वर में जीभ का अगला वाला हिस्सा क्या होता है? मूवेबल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। हमारा मुंह कितना खुला है, यदि मैं इसकी बात करूं तो एक होता विव्रत। विव्रत का मतलब होता पूरा खुला हुआ, जिसके उच्चारण में पूरे का पूरा मुंह खुल जाए। एक ही बार खुलता होगा, जब मम्मी खाना खिलाती होगी या डॉक्टर के पास जाते हैं दांतों वाले के, तो वो कहता है बेटा आ
करो। तो जब आप आ करते हैं आ, तो उसमें हमारा मुंह पूरे का पूरा खुल जाता है। तो आ है हमारे पास केवल एक, जिसे हम कहते हैं विब्रत। उसके बाद बारी आती अर्ध विब्रत की। देखिए कायदे में केवल नाम लिखा गया है, अगर हम मुख की खुलने की स्थिति की बात करें तो विब्रत में सबसे ज्यादा खुलेगा, उसके बाद अर्ध विब्रत में खुलेगा, उसके बाद अर्ध संव्रत में खुलेगा, और संव्रत में लगभग बंद रहता है, ना के बराबर। अगर आपने कभी क्लास में मस्ती करी हो, टीचर को परेशान किया हो, तो आप लोग क्या करते थे, सब लोग शांत बैठ जाते हैं, टीचर बोर्ड पे लिखने गया तो क्या कहते हैं, ई। आप देख रहे हैं मेरा होठ नहीं हिल रहे होंगे, ई के उच्चारण में बिल्कुल हेठ नहीं हिलते थे, ऊ बहुत हल्का सा अंतर आता है, ई ऊ, इनके उच्चारण में मुख में बहुत हल्का सा अंतर आता है। तो ई ऊ जो हो गए वो हो गए संव्रत, लगभग ना के बराबर खुलता है मुंह। आ हो गया हमारे पास विब्रत, जिसमें पूरा मुंह खुल जाएगा, इनमें लगभग ना के बराबर खुलेगा। अब बारी आती है अर्ध विब्रत की। अर्ध विब्रत में जो है, जैसे ये पूरा मुंह खुला हुआ है, ये है विब्रत। इसके बाद बारी करेंगे, ये जो मुंह आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अर्ध विब्रत। अब ये जो करेंगे ये हो जाएगा अर्ध संव्रत, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा संव्रत। ठीक है जी। तो ए, ऐ और ओ ये हमारे पास अर्ध संव्रत होते हैं, और बाकी ए और ओ जो बचे ये हमारे पास होते हैं अर्ध संव्रत, सॉरी ए और ओ जो होते हैं हमारे पास अर्ध विब्रत होते हैं, ए और ओ जो होते हैं हमारे पास अर्ध संवृत होते हैं। तो आप आराम से नोट याद कर लीजिए। आपको एक तो विब्रत याद रखना है और आपको संवृत याद रखना है, बाकी बीच का दोनों आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में।